दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग हेडिंग लिखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लिखना स्टार्ट कीजिए। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में EBP से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे इसमें क्या है, जल्दी मेरे साथ थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एज्यूम कर लो TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लिया TB, which containing non-volatile solute is higher than that of boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को एज्यूम कर लो TB नॉट। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट is known as elevation in boiling point। EBP का मतलब elevation in boiling point। मैंने क्या बताया आपको, द सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज TB, एज्यूम कर लिया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TB, विच कंटेन, जो सॉल्यूशन वो क्या कंटेन करता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। द सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज हायर। क्या हायर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन किसको कंटेन कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन which containing the non-volatile solute is higher than that of the boiling point of the pure solvent। तो हमने यहाँ पे जो बोला उसका मतलब क्या है, that means जो boiling point है pure boiling point of the solution वो कैसा है, ज्यादा है boiling point of the pure solvent। TB is the boiling point of the solution, TB naught is the boiling point of the pure solvent, ठीक है। that is, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके इक्वल होगा, तो TB माइनस TB नॉट। भाई इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये इंक्रीमेंट निकलेगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे समझने की कोशिश करें, बहुत प्यारा पॉइंट है, देखें। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पे मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ, वो भी टेम्परेचर केल्विन में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेकंड, इस तरीके से मैंने एज्यूम कर ली कर्व। और यहाँ पे मान ले रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप इसको समझें। ये मेरे पास क्या है, P नॉट, वेपर प्रेशर, वो प्योर वेपर प्रेशर किसकी है, प्योर सॉल्वेंट की, जो कि
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था कि वेपर प्रेशर जो होता था बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से, आप इसको समझें, ये T0 टेम्परेचर है, तो ये मेरे पास क्या है, ये इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर है, तो मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ, दिस इज सॉल्वेंट, समझना, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, और मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इनके टेम्परेचर एज्यूम कर लो, यहाँ P0 है, यहाँ क्या है P0, तो पहले वाले इस वाले कर्व का सॉल्वेंट के लिए हम लोग टेम्परेचर मान ले रहे T0, यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट है तो इस सॉल्यूशन फर्स्ट को मान ले रहे T1 टेम्परेचर पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन सेकंड है तो सेकंड सॉल्यूशन को ले लिया T2 टेम्परेचर पे। अब मैंने इसके बाद इसके प्रेशर को लिया, तो यहाँ से इसका प्रेशर क्या है P0, ठीक है। ये किसका प्रेशर है, P0 का मतलब प्योर वेपर प्रेशर है, किसकी, सॉल्वेंट की, तो वो P0 है। और एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या था कि मैंने बताया अभी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 1 atm के इक्वल है, 1 atm। और आपको पता है, एक्चुअली आप जानते हैं कि जो 1 atm होता है वो 1 पॉइंट, ठीक है, 103 बार के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इस पे P0 है, अब यहाँ पे प्रेशर क्या एज्यूम कर लें हम लोग, मान लो यहाँ पे प्रेशर एज्यूम कर ले रहे हैं हम, ये किसके लिए, इस वाले ग्राफ पे T1 पे, तो यहाँ प्रेशर P1 कर लीजिए, और इस वाले के लिए ये है अपना सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका प्रेशर हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं P2। तो बाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कर्व ड्रॉ किया है। तो एक्चुअली मैं यहाँ से दिखाना क्या चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इसको डेरिवेशन को समझना चाहते हैं, अदरवाइज तो बहुत सिंपल वे में है, आपको कुछ नहीं करना है। डेल्टा टी बी है, अभी आपको मैं बोल दूं कि डेल्टा टी बी डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, और वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या ले लूँ, के बी यहाँ पे एवल्यूस्कोपिक क्या एलिवेशन कांस्टेंट यूज हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ड्राइव हो जाता है। पर इस तरीके से आप लोगों को कराया जाता है स्कूल में या वैसे भी, पर आपको डिटेल सीखना है कि एक्चुअल में कैसे होता है, इसलिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिए, 3 प्रेशर ले लिए और यहाँ पे तीनों टेम्परेचर ले लिए, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट को लिया, यहाँ पे एक बार सॉल्वेंट के अंदर क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन को ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड हुआ तो सॉल्यूशन बना। इसी तरीके से मैंने और ज़्यादा अमाउंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो ये 2 सॉल्यूशन के कर्व हैं, ठीक है, और एक प्योर सॉल्वेंट का है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं एज्यूम दैट मैं क्या एज्यूम कर लूं कि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, एज्यूम दैट द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट and these curves can be approximately taken as straight line, taken as straight lines। मैंने लिखा एज्यूम दैट सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन जो है वो कैसे हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती थी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हमने लिया डाइल्यूट, और दीज कर्व्स जो ये कर्व्स हैं ये कैसे अप्रोक्सीमेट कैसे टेकन कर रहे हैं, टेकन एज स्ट्रेट लाइन, टेकन एज स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब यहां पे अगर ये कर्व हैं ये वाले 1 2, ये 2 कर्व दिख रहा है, एक सॉल्वेंट का, एक पहले सॉल्यूशन का, एक दूसरे सॉल्यूशन का, तो यहां पे ये वाले कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये टेम्परेचर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो है हमारे पास
ये नियर अबाउट किसके होंगे? अप्रोक्सीमेट टेकन एज स्ट्रेट लाइन नियर द बॉइलिंग पॉइंट, नियर द बॉइलिंग पॉइंट। बात को समझें, यहाँ पे मैंने यहाँ अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर लिया, जिसमें से एक सॉल्वेंट का है, एक पहले सोल्यूशन का है, एक दूसरे सोल्यूशन का है। ये मैंने प्रेशर लिए, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया। बारीकी समझेंगे थोड़ा सा और मजा आएगा, पर अगर आप जल्दबाजी मत करना। मैंने यहाँ मान लिया, एज्यूम कर लिया कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है और ये कर्व हैं, ये कर्व अप्रोक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नियर अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों बोला, अभी आप इसको देखें। यहाँ पे मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ ए। एक्चुअली जो कर्व हैं, कर्व आप पहले लिख लो। मान लो ये एक्स वाई कर्व है, ये पी क्यू कर्व है, ये मान लो आर एस कर्व है। अब मैं इनके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। ये पॉइंट मेरा क्या ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी। एज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है अपने पास, ये डी, और ये पॉइंट क्या है ई। अब यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझ लो कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ यहाँ पे, तो ये वाला ट्राइंगल देखो गौर से। यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा एज्यूम दैट द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, दिस कर्व्स आर बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज स्ट्रेट लाइन नियर द बॉइलिंग पॉइंट। दस समझना, दस ट्राइंगल, इसको इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है अपने पास, ए बी डी, और एक ये ट्राइंगल ए सी ई। तो 10 ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल ए बी डी आर कैसे होंगे, सेम या सिमिलर। कैसे होंगे, सिमिलर। अब सिमिलर की कंडीशन मैथ में आपने 9th या 10th में पढ़ी होगी। क्या पढ़ रखी है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ही कॉन्ग्रेंसी शो कर रहे हैं। ए सी ई कॉन्ग्रेंट आपने पढ़ रखा है, कॉन्ग्रेंसी किसके होगा, ए बी डी। ये थ्योरम पढ़ी थी आपने, कॉन्ग्रेंसी थ्योरम। तो यहां से हमें फायदा क्या होने वाला है एक्चुअल में, तो आप देखें ट्राइंगल ए सी ई यहाँ पे, तो ए सी ई में हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे देखें ट्राइंगल ए सी में अभी हम लोग यहाँ पे और क्या दिखा सकते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर वाली प्रॉपर्टी यूज करो। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ पहली ये वाली साइड ए सी, तो अपॉन में क्या आएगा, ए बी। सब लोग जानते हैं, स्कूल में पढ़ रखा है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल। यहां पे फिर मैं बात करूं ए ई, तो यहां पे कौन आएगा, ए डी, ए बी, सॉरी ए ई अपॉन क्या आएगा, ए डी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलना, ए सी को देखें, ए सी ये है। अब ए सी किसके इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, अगर ए से लेके सी तक देखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है, T2 माइनस टी नोट, टेम्परेचर T2 माइनस टी नोट। ए बी को देखो, ए बी, अब ये तो एक्चुअल में ये इनका जो डिफरेंस है ये क्या है, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, डेल्टा टीबी। तो अब ये डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, तो हमने इसका डिफरेंस निकाला T2 माइनस टी नॉट, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो T1 माइनस टी नॉट। तो यहां पे क्या लेके चलेंगे, T1 माइनस टी नॉट। अब यहां पे ए ई को देखें, ए ई ये वाला, तो यहां प्रेशर का डिफरेंस दिखाई देगा P2 माइनस पी नॉट, या मैक्सिमम प्रेशर कौन सा है, पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी टू। देखो यहां पे T2 ज्यादा था, T2 माइनस टी नॉट और T1 माइनस टी नॉट, तो टेम्परेचर का डिफरेंस निकाला। अब मैं वेपर प्रेशर का डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो ए ई, तो मैक्सिमम कौन है, पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी टू, पी नॉट माइनस पी टू। इसी तरीके से आप देखेंगे एडी, एडी ये, तो पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी वन। अब T2 माइनस टी नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा T2 को, और ये डेल्टा T1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा P2 को, ये डेल्टा P1 को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स मीन कि डेल्टा T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, ये, इसको समझे। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूं सेकेंड। बात क्लियर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें आपको कम देखने को मिलेंगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसलिए टाइम लगेगा इसमें। तो आपने देखा अभी कि जो डेल्टा टी है,
एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा पी के। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको, डेल्टा पी क्या होता था आपका, बोले डेल्टा पी आप निकालते थे तो क्या था डेल्टा पी आपका, तो यहां डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो आप यहां पे देखें कि आपको मैं लिख सकता हूं सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स depends upon the delta p, therefore delta tb directly proportional to the delta p। ये अपना वही सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए आप कि अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई टू। बहुत से बच्चों के दिमाग में आया, हमने तो नहीं पढ़ रखा, आपने ये कब बताया। तो आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि डेल्टा पी का मतलब पी नॉट माइनस पी, और जबकि हमने पढ़ रखा सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू चाई टू। अब पी नॉट माइनस पी इक्वल टू चाई टू है तो पी नॉट मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है किसी सॉल्वेंट की, तो प्योर वेपर प्रेशर है तो सिंपल चीज है कि कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट में होगा। तो ये कांस्टेंट और इक्वल साइन को जब मैं रिमूव करूंगा तो इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा तो चाई टू दिखाई देगा। इसको मैंने हटाया इक्वल साइन के साथ, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हुआ, और इसको हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं इक्वल टू द चाई टू। तो बना वहीं से, ठीक है। तो आपको यहाँ सोचने के लिए इतना टेंशन मत लेना। तो ये हो गया थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन थर्ड, ये सेकेंड। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब देखें सेकंड थर्ड से अगर देखेंगे डेल्टा टी पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी किसके है, चाई टू के। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि डेल्टा टी बी चाई टू के बराबर लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई टू, ठीक है। इसको मैं रफ कर ले रहा हूं। तो यहां पे देखें इतना होने के बाद ये आ गया अपने पास फोर्थ इक्वेशन। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल्टा टी बी इक्वल साइन आएगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा के इंटू चाई टू। एक्चुअली यहां पे जो के है वो क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट। अब डेल्टा टी बी इक्वल के, चाई टू को हम लोग लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n2, देयरफॉर नाउ डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, k इंटू n2 अपॉन n1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ समझें कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टीबी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो k, n2 ऐसे ही रखो, और n1 क्या लिख सकता हूँ मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, n1 क्या है, वेट ऑफ नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको डेल्टा टीबी को ऐसे लिख सकता हूं, के इंटू m1 डैश, ये मॉलिक्यूलर वेट कहां पहुंचेगा, ऊपर की ओर, और बचा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आप देखें इसको, यहां पे इक्वल साइन है, सिंस मैं मान ले रहा हूं यहां पे सिंस k इंटू m1 डैश, ये क्या है के बी। मैंने क्या किया, इस एलिवेशन कांस्टेंट, अब जो ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका है, सॉल्वेंट का है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कुछ ना कुछ फिक्स्ड होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू का जब नए कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा। इस कांस्टेंट का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो के भी एक जनरेट हुआ। तो यहां से क्या आया, डेल्टा टी बी इक्वल, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, के बी इंटू, अब ये नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी क्या कहती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलती थी, बिल्कुल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी। अब यहां पे चीजें ध्यान रखना, जो के है यहां पे जो के यूज हो रहा है, दिस इज एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे आपके पास क्या क्या यूज हो रहा है, एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या है, m1 डैश, यहां पे ये m1 डैश क्या है, ये क्या है अपने पास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक
ठीक है, और m क्या है, मोलैलिटी या मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी। ठीक है, kb क्या है, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, ये अपने पास फॉर्मूला। अब आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टीवी के बी। अब मोलैलिटी एक्चुअल में अभी लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वैसे इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो यहाँ पे क्या लेते थे 1000, तो ये किस में लेते थे, इन ग्राम। ध्यान है अपने को, तो ये भी मोलैलिटी की जगह यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में आया कि हमें ये यूज नहीं करना है, और मान लो हम तो इसको kb निकालना चाहें, तो आप kb भी निकाल सकते हैं। kb निकालने के लिए क्या होगा, kb को यहीं रखें, डेल्टा टीबी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 तो वेट ग्राम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो ये kb का भी फॉर्मूला निकल आया, आप चाहें तो यहाँ से डेल्टा टीबी का फॉर्मूला निकल आया, और नहीं तो इतना रखें, क्योंकि मोलैलिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसको हम लोग डिफाइन करते थे। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब kg से ग्राम में लाया तो 1000 आपको पता है आता है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल फॉर्मूला ये है। अब आप कहेंगे कि इसमें एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कि kb जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ध्यान रखना इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें बहुत प्यारी, कि kb की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल में ये यूज होता है kb फॉर वाटर। वाटर के लिए जो एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एब्लियोस्कोपिक होता है kb फॉर वाटर, इसकी वैल्यू होती है 0.52। अब यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मतलब यूनिट हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ kb। अगर आप देखना चाहेंगे यूनिट ऑफ kb तो क्या होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। और कुछ चीज भी लिख सकते हैं, तो क्या पूछ सकता हो सकता है वो आपसे पूछे kb क्या है। तो अगर मैं आपको kb को डिफाइन करना चाहूं तो एक्चुअल में kb कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। अगर मैं यहां से इफ मोलैलिटी को मैं क्या ले लूं 1 स्मॉल m, मोलैलिटी को मैंने क्या ले लिया 1 मोल पर kg। अगर ये 1 मोल पर kg आ गया सपोज करो, तो इसका मतलब मोलैलिटी टेकन एज यूनिटी। तो अगर मुझसे पूछे डिफाइन द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, ये डेल्टा टीबी के इक्वल कब होगा, अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो kb किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टीबी के। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी। मोलैलिटी जब 1 होती है तो हमेशा kb की वैल्यू डेल्टा टीबी के बराबर ही होती है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर आपके मन में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप इधर एक बार फिर से देखिए कि हमने ये चीज ली। अब मैं चाहता तो आपको इतना में बता सकता था कि भैया आपका पास जो आपको मैं ये बताता डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, और मैं आपको बताता डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी। बात सही है, डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आना पड़ेगा, जिसको मैं कह देता कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बॉइलिंग के लिए तो kb है। लो ये चीज तो यही प्रूव हो गई। जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वो उतना ही है, एक्चुअल जो इसका वे है वो ये है। इसलिए पूरा डेरिवेशन समझ के चलें, बाद में न्यूमेरिकल तो केवल इसी पे आएगा, वो आप 12th का न्यूमेरिकल कोई भी आएगा आसानी से कर लेंगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब। इस चीज को ध्यान रखें, एक लाइन में ही प्रूव हो सकता है। अगर आप कहें कि स्कूल में तो सर बड़ा छोटा या वैसे कराया था, तो सिंपल चीज वो क्या कहने का मतलब, उनका मतलब ये है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया, इक्वल साइन लिया। अब वो कांस्टेंट को भी लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग के लिए, तो kb यूज कर लेंगे। तो ऐसे प्रूव करना गलत है। अभी मैंने क्या बताया एक बार जल्दी से देखें, मैंने कहा द सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज टीबी
विच कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। फिर मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ में मैंने क्या किया, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग वेपर प्रेशर लिया, एक सॉल्वेंट के लिए, दो सॉल्यूशन के लिए। और मैंने यहां पे आपको क्या किया, सिमिलर ये दोनों, भाई आप इसको देखेंगे, एक ट्राइंगल ये आप देखें ये, और एक ट्राइंगल ये देखें छोटा सा, तो मैंने मान लिया कि ये जो कर्व हैं वो अप्रोक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला ट्राइंगल, ये ABD और ACE ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी आप बचपन में पढ़ रखे हैं, तो मैंने क्या किया, ये AC अपॉन AB, इसी तरीके से AE अपॉन AD, और मैंने यहां से इनका रिप्रेजेंटेशन करके आपको ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो डेल्टा T है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर के बराबर है। मतलब डेल्टा टी भी डिपेंड्स किस पे कर रहा है, डेल्टा पी पे, तो वही लिख दिया, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी भी डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा पी। और यहां से फिर मैंने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी मैंने समझाया था कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई टू। अब यहां से अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल साइन करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हम एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। इनको हमने लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 और N2 में से N2 निगलेक्ट कर दिया। इससे फिर हमने किसको, मोलरिटी की टर्म्स को यूज किया, क्योंकि ये मोलर मास है सॉल्वेंट का, वो कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट के साथ एक नया कांस्टेंट जगह, जिसको के भी बोल रहे हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग एबिलियोस्कोपिक या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू वाटर के लिए 0.52 और यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप इधर से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें, एक बार इधर से दिखा दीजिए, शुरू से स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आप उधर का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी के बाद हमें क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पर वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में मैं इसको पढ़ाऊंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर जिस बच्चे ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया है, तो उसके लिए बहुत आसान होने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप क्या करिएगा, एक बार इसको नोट्स पे बाकायदा लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद वापस से आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं आता तो वापस से वीडियो बार बार देखते हुए उसको चलिएगा। मैंने कोशिश की है कि मैंने इसको बार बार समझाया है, हर पॉइंट को क्लियर किया है कि किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए। एक्चुअल में आप जब बुक्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या कह रहा है, किस तरीके से दे रहा है, पर आपको क्या समझाया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।